राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबनगर जिले में 13,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर इकाई ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर राज्य में जारी जातीय हिंसा के लिए अपनी ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। असंतोष की यह खुली अभिव्यक्ति स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करती है। पार्टी नेतृत्व ने चेतावनी दी कि लोगों का गुस्सा और विरोध प्रशासन के खिलाफ रुख मोड़ रहा है। सीएम नीतीश के काफिले के लिए फिर रोकी गई एम्बुलेंस, घंटे भर फंसा रहा मासूम। भाजपा ने कहा कुर्सी के नशे में है कुर्सी कुमार। वर्ष 2018 में कृषि कुंभ के आयोजन के लिए देश भर में सराहे गए उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2.0 को वैश्विक समारोह बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसकी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2.0 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद के साथ साथ देश के हर राज्य की भागीदारी कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नीलगिरी में बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया और मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में करोड़ों रुपए की लागत वाली मेट्रो रेल परियोजनाओं के पहले चरण के प्रायोगिक परीक्षण को झंडी दिखाकर औपचारिक शुरुआत की। भगवान शिव की झलक लिए होगा वाराणसी में बनने जा रहा क्रिकेट स्टेडियम। विश्व कप से पहले पीएम मोदी ने दिया तोहफा। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि बसपा एनडीए और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर रखेगी। पूर्व की तरह पार्टी अपने बलबूते खुद को मजबूत कर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कावेरी नदी जल बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने त्रिची में एक रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के हिस्से के रूप में दिल्ली छावनी में रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा आयोजित एक विशेष स्वच्छता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के महबूबनगर में हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही 13,1500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। ये परियोजनाएं तेलंगाना के युवाओं के लिए अवसर पैदा करेंगी। वहीं उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज कई रोड कनेक्टिविटी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया गया है। पीएम ने कहा कि नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आवाजाही बहुत आसान होने वाली है। इसके कारण इन 3 राज्यों में व्यापार, टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराकर हमने नवरात्र से पहले ही शक्ति पूजा के भाव को स्थापित कर दिया है। आज तेलंगाना में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इससे यहाँ उत्सव का रंग और खिल उठा है। मैं तेलंगाना के लोगों को 13,500 करोड़ रुपए की 13,500 करोड़ रुपए की योजनाएं, अलग अलग परियोजनाएं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि आज मैंने कई ऐसे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
और महाराष्ट्र में आवाजाही बहुत आसान होने वाली है। इसके कारण इन तीनों राज्यों में ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर में कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब इसकी पहचान की गई है। इसमें 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 5 मेगा फूड पार्क, 4 फिशिंग सी फूड क्लस्टर, 3 फार्मा एंड मेडिकल क्लस्टर और 1 टेक्सटाइल क्लस्टर भी होगा। इसके कारण हनमकोंडा, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम जिलों के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर खुलने वाले हैं। इन जिलों के किसानों की फसलों में भी फूड प्रोसेसिंग के कारण वैल्यू एडिशन हो पाएगा। तेलंगाना जैसे लैंड लॉक्ड स्टेट के लिए ऐसी रोड और रेल कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है, जो यहाँ बने सामानों को समुद्री तट तक पहुंचाए और इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। दुनिया का बाजार मेरे तेलंगाना के लोग कब्जा करें। इसी कारण देश के कई प्रमुख इकोनॉमिक कॉरिडोर तेलंगाना से होकर के गुजर रहे हैं। ये सभी राज्यों को ईस्ट और वेस्ट कोस्ट से जोड़ने का माध्यम बनेंगे। हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का सूर्यपेट खम्मम सेक्शन भी इसमें बहुत मदद करने वाला है। इसके कारण ईस्ट कोस्ट तक पहुंचने में मदद मिलेगी, साथ ही इंडस्ट्रीज और बिजनेस के लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत कमी आएगी। जकलेर और कृष्णा सेक्शन के बीच बन रही रेलवे लाइन भी यहाँ के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने सभी की स्वच्छता के प्रति जागरूकता की तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए भारत में स्वच्छता का जो जन आंदोलन चल रहा है, हम सब उसके भागीदार हैं। एक विभाग के रूप में डीएडी की यात्रा किसी मैराथन से कम नहीं रही। उन्होंने कहा कि एक विभाग इतने वर्षों से लगातार अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। अपनी योग्यता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से भारत की रक्षा क्षमताओं को लगातार बढ़ाने की दिशा में किए गए कार्यों के लिए यह विभाग और आप सभी बधाई के पात्र हैं। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की इस स्थापना दिवस के अवसर पर भी आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और आप लोगों को एक बात के लिए और मैं बधाई देना चाहता हूं। काफी हद तक यहाँ पर अच्छी खासी सफाई हमको देखने को मिली है। इसके लिए भी मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। सफाई, स्वच्छता का जहां तक प्रश्न है, वो सब आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, समाज हो, संस्था हो अथवा राष्ट्र, इनके लिए इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये मुझे बहुत अधिक बतलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी चाहते हैं कि हम साफ सुथरे रहें और हम स्वच्छ रहें। यह सबकी दिली ख्वाहिश होती है। और हम साफ सुथरे रहना चाहते हैं, स्वच्छ रहना चाहते हैं, तो न सिर्फ बाहरी तौर पर हम स्वच्छ रहना चाहते हैं, साफ सुथरे रहना चाहते हैं, बल्कि आंतरिक रूप से भी हम साफ सुथरे और स्वच्छ अपने को रखना चाहते हैं। यह हर वक्त की ख्वाहिश होती है। और आंतरिक रूप से भी अपने को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी व्यक्ति प्रयत्न करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो स्वप्न था, स्वच्छता को जिस प्रतिबद्धता के साथ, एक कमिटमेंट के साथ महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, और उस समय भी सामाजिक आंदोलन वह बना था। और मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अभियान को जिस तरीके से अपने हाथ में लिया है, अब यह किसी कार्यालय विशेष का अथवा व्यक्ति विशेष का ही यह कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि सारे देश का एक बहुत बड़ा यह सामाजिक आंदोलन बन गया है। साथियों, एक विभाग के रूप में डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की जो आपकी यह यात्रा रही है, मैं मानता हूं कि किसी मैराथन से कम नहीं रही है। 276 वर्ष की, बीते 350 वर्षों से कोई भी विभाग सतत लगातार अपनी यात्रा को जारी रखे हुए है। यह सोच कर ही मैं तो रोमांचित होता हूं। कम से कम इतने लंबे समय तक खुद का अस्तित्व बनाए रखने के साथ साथ एक रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट सिस्टम का उदाहरण भी अपने को बनाकर रखना, मैं समझता हूं अपने आप में यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। और इस विभाग ने तथा आप सब ने पूरी अपनी क्षमता, ईमानदारी और मेहनत से भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार इनहांस करते रहने में जो काम किया है, उसके लिए यह विभाग निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। मित्रों, एक विभाग के रूप में आप सबका जो हिसाब किताब करने का, अकाउंटिंग करने का जो काम है, मैं मानता हूं, मैं ही नहीं मानता हूं, सारी दुनिया मानती है अकाउंटिंग का
काम की कितनी अहमियत होती है। और हिसाब किताब तो हमेशा से ही ये किसी भी कालखंड में इकोनॉमी का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। और हिसाब किताब के बिना न तो कोई परिवार चल सकता है और न कोई संस्था चल सकती है और न कोई राष्ट्र ही बिना हिसाब किताब के, बिना ट्रांसपेरेंसी के वह राष्ट्र कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हम अपनी माइथोलॉजी को भी देखते हैं कि हिसाब किताब तो हमारी या कल्चर का, हमारी संस्कृति का एक यह अभिन्न हिस्सा है। और साथियों, हिसाब किताब यानी अकाउंटिंग, लेखा जोखा इसलिए भी यह बेहद आवश्यक हो जाता है क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में, एक संस्था के रूप में तथा एक राष्ट्र के रूप में हमारी आवश्यकताएं, हमारी नीड्स ये अनलिमिटेड है। लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, वह बहुत ही सीमित मात्रा में है। ऐसे में हमें सीमित संसाधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उससे ऑप्टिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। और आप डिफेंस सेक्टर में हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का जिस प्रकार से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का, हमारे यहाँ जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करने का काम यदि कोई कर रहा है तो आप कर रहे हैं। और इस काम के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और आपके इस काम के प्रति मैं अपनी प्रसन्नता का भी इजहार करता हूं। आने वाले समय में यह डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट और फ्लोरिश करे, फले फूले, आगे बढ़े। साथ ही साथ मुझे यह भी विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार निष्ठा और लगन के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह भविष्य में भी करते रहेंगे। और इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं विभाग की चल रही समस्त योजनाओं की सक्सेस के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, उसकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इंडोर स्टेडियम रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि वृद्धजन हमारे समाज के प्रकाश स्तंभ हैं और वर्तमान पीढ़ी इस प्रकाश में आगे बढ़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि वृद्धजन को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी संगठन लगातार प्रयासरत हैं। सीएम ने कहा कि आज राज्य सरकार की ओर से वृद्धजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन 350 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए कर दी गई है। जीवन के 3 अवस्थाएं, बाल्यकाल, किशोरावस्था आप कह सकते हैं, दूसरा युवावस्था या अधेड़ तक के उसको आप जोड़ सकते हैं, और तीसरा फिर वृद्धावस्था। ये 3 अवस्थाएं जीवन की होती है। और बाल्यावस्था और युवावस्था में हम सब देश, दुनिया, समाज, ज्ञान, विज्ञान सबको जानने, समझने, विद्या अर्जित करने, अनुभव, ये सब हम लोग संकलित करते हैं। और वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था जिसमें आपके पास अनुभव है, आपके पास ज्ञान है, जीवन के आपके पास बड़ी थाथी आपके पास होती है। जो जीवन भर का जो तपस्या है उसका संचय आपके पास होता है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वृद्धजन हैं, वो हमारे समाज के प्रकाश स्तंभ है। और वर्तमान जो पीढ़ी है उस प्रकाश स्तंभ के प्रकाश में फिर आगे बढ़ने का काम करता है। तो हमेशा जो व्यक्ति, जो परिवार अपने वृद्धजनों की सेवा करते हैं, उसका अनुभव का लाभ लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो उनको 4 चीजें मिलती है। एक तो आयु, दूसरा ज्ञान, तीसरा यश और चौथा बल। ये सब वृद्धजनों की सेवा करने से, उसके सानिध्य में बैठने से प्राप्त होता है। इससे कोई इंकार भी नहीं कर सकता। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों के तादाद में हमारे बुजुर्ग उपेक्षित होते जा रहे हैं। इसके समाधान के लिए चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से अनेक योजनाओं के बारे में हमारे विभागीय मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी ने आपसे बात की कि इनमें जो अभी टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है, जिसमें उस टोल फ्री का उपयोग, नंबर का उपयोग दिव्यांगजन भी कर सकते हैं। हमारे उसियान हेल्पलाइन जो बनाए हम लोग, उसमें वृद्धजन भी उपयोग करते हैं, दिव्यांग भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें जो परित्यक्ता है, विधवा है, वो लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और अभी तक के हम लोगों ने देखा कि जब से हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी किया है तो 76,000 से अधिक कॉल सेंटर में आए हैं। और इसमें से 1493 हमारे वृद्धजनों ने कॉल किया है। और मुझे खुशी है कि हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से हम बुजुर्गों की मदद कर पा रहे हैं। इसका जितना ज्यादा उपयोग करेंगे
आपको उतना अधिक लाभ होगा। आज राज्य सरकार की ओर से जो निराश्रित है, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग है, विधवा है, परित्यक्ता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले 350 रुपया मिलता था, अब बढ़ा के उसको 500 रुपया हम लोगों ने कर दिया है। अभी तक प्रदेश में 13 लाख से ज्यादा बुजुर्ग मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा शासन की ओर से उपकरण भी वितरण किए जा रहे हैं। बहुत सारे उपकरण, जिसमें 49,000 उपकरण वितरित किए गए और अभी तक के इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर, डिजिटल सर्वायन यंत्र का वितरण किया जाता रहा है। तो कोशिश यही है कि सबको राज्य शासन की ओर से जितना अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जो हम 60 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उनके स्वास्थ्य जांच और उपचार निःशुल्क करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है और उसमें आयुर्वेद में भी बुजुर्गों के लिए विशेष ओपीडी और पंचकर्म के सेवाएं लगातार दी जा रही है। साथ ही धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, उसके माध्यम से 72% तक की छूट दवाइयों में, गुणवत्तापूर्ण जो दवाई है उसमें भी लगातार लोगों को मिल रहा है। मैं आप सभी से अपील करता हूं, आपके परिवार में या आपके आसपास कोई बुजुर्ग हो तो उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। उन्हें हमेशा उतना ही प्रेम की उम्मीद होती है जितना प्रेम उन्होंने हमें दिया है। बुजुर्गों की सेवा के फल से बढ़कर कोई पूजा आराधना नहीं है। मैं उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा पुण्य फल मानता हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आप सभी बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। चंदेरी जिला अशोकनगर में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन एवं जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की और कहा कि सीएम शिवराज ने हर उम्र व हर वर्ग की महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने कहा कि सीएम ने आज चंदेरी को 15 करोड़ की विकास की सौगात दी है। वहीं सीएम शिवराज ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और मां जागेश्वरी मैया मंदिर का लोक के रूप में विस्तार किए जाने की घोषणा की। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जिस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए जमीन से लेकर, जन्म से लेकर 60 साल की उम्र तक महिला का देखभाल अगर इस पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है मेरे भाई और बहनों। और आज शिवराज सिंह जी को हम चंदेरी में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरी चंदेरी में हम लोग स्वागत करें मेरे भाई और बहनों। पीछे तक तालियां बजनी चाहिए। ये चंदेरी शिवराज सिंह जी, ये चंदेरी हमारी जो चंदेरी है संस्कृति की धरोहर है, हमारी चंदेरी इतिहास की धरोहर है। हमारी चंदेरी के पग पग में, हमारे चंदेरी में एक एक कदम पर इतिहास की गूंज, पूर्ण रूप से उसकी ध्वनि आज तक मेरे भारत को लोग रेखांकित करती है मेरे भाई और बहनों। चाहे हम बादल महल की बात करें, कौशक महल की बात करें, चंदेरी किले की सौंदर्यीकरण की बात करें, और रात को तो किला ऐसा दिखता है कि विश्व का ऐसा जगमगाता हुआ मेरा हीरा की तरह मेरा चंदेरी का किला दिखता है। आज के इस दिवस पर जो विकास और प्रगति आपके सेवक के रूप में 18 साल मुझे मौका मिला, जिस चंदेरी में प्यास पूर्ण रूप से व्यापक हो गई थी, उस चंदेरी को राजघाट से जोड़कर पानी की योजना, ताकि एक एक मेरे चंदेरी का वासी कभी भी 2050 तक प्यासा ना रहे, उस योजना को हम लोग ने साथ में क्रियान्वयन किया। और आज जब अगर शिवराज सिंह जी आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं। जहां एक तरफ ट्रॉमा सेंटर और नर्सिंग कॉलेज लगा था, आज वहां चंदेरी के लिए 50 बिस्तर का अस्पताल, 15 करोड़ रुपए की सौगात साथ में लेके आए हैं। आज केंद्र विद्यालय 18 करोड़ का चंदेरी में है। हमारा अस्पताल बनने जा रहा है, हमारा किला जगमगाता है, सड़कों का अंबार है, हमारा बुनकरों का विकास है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा हैंडलूम पार्क अगर है तो वो मेरे चंदेरी में है। 240 लूम मेरे बुनकरों के लिए यहाँ बना है। देखो, आज मैं एक काम जरूर मैं आचार संहिता के पहले स्वीकृत करूंगा। सनातन आस्था की केंद्र
मां जागेश्वरी मंदिर का लोक के रूप में विस्तार किया जाएगा। और बाकी भी जितने काम कहे हैं, अभी थोड़ा समय की कड़की है, प्रक्रियाओं में समय लगता है, लेकिन चंदेरी में, अशोकनगर में अगर विकास किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। आगे भी कोई कसर बहनों और भाइयों मैं नहीं छोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी, सिंधिया जी नहीं छोड़ेंगे, हमारे सांसद जी भी प्रयत्न करेंगे। लगातार विकास के काम और जनता के कल्याण की योजना है, और इसलिए तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में मैं 1,000 रुपया डालूंगा, साल में 12,000, और केवल 1,000 नहीं रहेंगे, अब बढ़ा के कर दिए 1250। एक नई क्रांति है ये। बताओ कभी सोचा था कि ऐसा होगा? लेकिन ये होगा। नई सामाजिक क्रांति। जागेश्वरी मैया शक्ति देना ताकि अपनी बहनों की जिंदगी में खुशियों को भर दूं, खुशियों के रंग भर दें। पैसे से सम्मान बढ़ता है, और इसलिए मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, अपनी बहनों को सम्मान दिया है। सीतापुर में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर गांधी जयंती से एक दिन पूर्व स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार नैमिष तीर्थ के विकास के काम को आगे बढ़ा रही है। सिर्फ तीर्थ ही नहीं बल्कि पूरे सीतापुर के लिए 550 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज किया गया है। आज मेरा यह सौभाग्य है कि जिस तीर्थ की महिमा रामचरितमानस में तीर्थ वर नेमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, यह कह करके संत तुलसीदास जी ने इसकी महिमा का गान किया है। उस पवित्र पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य में गांधी जयंती के एक दिन पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से पूज्य बापू को स्वच्छांजलि देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पवित्र तीर्थ को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, नैमिष तीर्थ के बारे में, इसकी महिमा के बारे में केवल भारत की धरती नहीं बल्कि तीनों लोकों में इसकी महिमा का गान गाया गया है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ देने का श्रेय भारत के ऋषि मुनियों को है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी आध्यात्मिक साधना से जो सिद्धि प्राप्त की, उसे आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान की धरोहर के रूप में सजो करके उन्होंने हमें प्रदान किया। महर्षि वेदव्यास का आश्रम हो या फिर यहाँ पर जहां तहां बिखरे पड़े हुए पवित्र तीर्थ, यह इस पवित्र प्राचीन तीर्थ के महात्म को हम सबके सामने कहती है। लेकिन उपेक्षा के कारण यहाँ का जो विकास होना चाहिए था वह अधूरा पड़ गया था या प्रारंभ ही नहीं हुआ। आज डबल इंजन की सरकार नैमिष तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ा रही है। उसी का परिणाम है कि नैमिष तीर्थ के साथ साथ जनपद सीतापुर की 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है, एक तरफ पूज्य बापू का स्वच्छता का अभियान, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण घर घर में पहुंचा करके लोगों को स्वच्छता के माध्यम से सुरक्षित रहने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। याद करिए, पहले बीमारियां होती थी, अनेक प्रकार की बीमारियां होती थी, लेकिन जब से स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को उसके जन आंदोलन के साथ जोड़ा, तब से आपने देखा होगा देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम स्वरूप मलेरिया हो या फाइलेरिया, डेंगू हो या चिकनगुनिया या कालाजार या इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां आज समाप्ति की ओर जा रही हैं। लोग स्वस्थ रह रहे हैं और उस सब के बावजूद अन्य साध्य बीमारियों के उपचार के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को आयुष्मान भारत की सौगात दी है। आयुष्मान भारत में हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर स्तर पर सहयोग करने को
ये डबल इंजन की सरकार है। आज हम सब यहाँ पर इस पौराणिक तीर्थ पर एकत्र हुए हैं। मैं इस तीर्थ को एक बार फिर से नमन करता हूँ। एआईसीसी मुख्यालय में कर्नल रोहित चौधरी द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस अवसर पर कर्नल रोहित चौधरी ने सेना के लिए लाई गई नई पॉलिसी, सशस्त्र बल कर्मियों के लिए हताहत पेंशन और विकलांगता मुआवजा पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम 2023 को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर को जारी किया गया था। उन्होंने इस पॉलिसी को गलत करार दिया। उन्होंने कहा वेटरन ऑर्गेनाइजेशन इसका पुरजोर विरोध करती है। जब हमारा सैनिक देश के लिए लड़ता हुआ कुर्बान हो जाता है तो देश ने उसके मान और सम्मान को रखने के लिए एक डिसेबिलिटी पेंशन या एक्स ग्रेशिया रिलीफ का प्रोविजन रखा हुआ है। अब एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023, जिसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया। इसके तहत सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी है वो एक गलत पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंदर जो पहला और दूसरा पहरा है, दूसरे पहरे में वो लिखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं पुराने जिनको उन्होंने संज्ञान में लिया है। अगर कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी कार्रवाई या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसको पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया जाना चाहिए। हमारे डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट 1948 उसको बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। और कोई भी आर्मी का एक्ट, इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स कोई भी अगर जारी किए जाते हैं तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों सदनों में वो पास किए जाते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पास किए जाते हैं। उसके बाद ही वो रूल वाकई में लीगल रूल बनता है। इस पॉलिसी को जारी करने के लिए डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट DESW मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जारी किया है। तो ये मेरे ख्याल से किस लेवल तक इसकी परमिशंस ली गई हैं, लेकिन एट द आउटसेट प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इलीगल और अनटेनेबल पॉलिसी है और इसलिए देश के वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस पॉलिसी का पुरजोर विरोध करती हैं। अगर वो देश की सेना के साथ खड़े रहते तो आज 1 रैंक 1 पेंशन हमें सैनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता। OROP 2 की जो विसंगतियां जिस तरह से उन्होंने डाली है, JCORs की पे और पेंशन को कम करने का काम किया है, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन जिसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, जिसको नहीं इन्होंने किया, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक। देश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। EME इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स जिसका मैं एक सैनिक हूं, जो एक सुई से लेके और एयरक्राफ्ट तक हर चीज की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम करती है। हमारे बिना कोई भी फाइटिंग आर्म्स लड़ाई में नहीं जाता है, क्योंकि कहीं पे भी किसी जगह पे भी रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने उसको सर्विसेज के बहुत सारे एलिमेंट्स को प्राइवेटाइज करने का काम किया है। देश की कैंटोनमेंट बोर्ड्स को खत्म करने का काम किया है। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, जो 150 साल पुराने कैंटोनमेंट बोर्ड चल रहे थे, उनको खत्म किया गया है। इन्होंने देश के शॉर्ट सर्विस सैनिकों से जो 5 साल या 10 साल सर्विस करते थे उनसे उनके बेनिफिट ले लिए। इसी तरह से जो सबसे बड़ा देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रहार किया गया है वो है अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम। 1 रैंक 1 पेंशन हम मांगते हैं, वो उनके लिए नो रैंक और नो पेंशन। 18 साल में भर्ती, 19 साल में भर्ती, 22 साल और 23 साल के अंदर रिटायरमेंट, 10 लाख 11 लाख का एक्स ग्रेशिया अमाउंट। क्या वो जिंदगी चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्या उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर इस नौकरी के दौरान उनको डिसेबिलिटी हो जाती है तो क्या उस डिसेबिलिटी को इस पॉलिसी के अंदर कवर किया गया है? नहीं किया गया है। तो अग्निवीर को कैसे डिसेबिलिटी मिलेगी? जो सैनिक किसी वजह से सैन्य शक्ति के अंदर काम करने के लिए इनवैलिड हो जाते थे, हताहत होने की वजह से, घायल होने की वजह से, तो वो सेना के अंदर काम करने के लायक उनको नहीं माना जाता था, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस ऐसी थी। उनको इनवैलिड आउट किया जाता है। पहले कोई भी सैनिक अगर 1 साल में इनवैलिड हो जाता था, सियाचिन में लड़ता लड़ता या हाई ऑल्टीट्यूड में या नॉर्थ ईस्ट में लड़ता हुआ, तो उसके लिए पेंशनरी बेनिफिट्स थे, लेकिन आज वो खत्म कर दिए गए हैं। उसके लिए कम से कम मिनिमम सर्विस कंडीशन लगा दी गई है 10 साल। इसका मतलब 10 साल से नीचे के सैनिक जो है उनको घायल होने का अधिकार नहीं है। क्या ऐसी स्थिति के अंदर हमारी सेना बिना बोझ के, बिना स्ट्रेस के काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो साथियों, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि बिना विलंब के इस
डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट सिस्टम को, इस नई पॉलिसी को इमीडिएटली इसको वापस लिया जाए, और अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन करेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप इसे वापस करें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।